एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल परफेक्ट एडुकम एकेडमी। और आज मैं क्वेश्चन करूंगा जो भारत का संवैधानिक विकास है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इन चारों में से जो है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या हुआ था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, जिसकी स्थापना 1974 में हुआ। जो इसकी स्थापना है 74 में किया गया और सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थी। सर एलिजा इम्पे जो है इसके प्रमुख यानी कि मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, सॉरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन ये है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया, ये तो कथन सही है। दूसरा कथन ये है कि लेमेस्टर इस न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन दोनों में से कौन सही है? नहीं। तो हमारा पहला वन जो है केवल वन सही है, लेकिन दूसरा हमको तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये है, यानी कि पहला सही है और दूसरा नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय की जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा एम्पे थी। ठीक है, सर एलिजा एम्पे थी। ठीक है, एलिजा एम्पे। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन, कि सूची 1 एवं सूची सेकेंड को सम्मिलित करना है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो तो आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और तीसरा जो है इंग्लिश मिशनरियों को जो है भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो ये जो थर्ड है आपका आएगा, ये चार्टर एक्ट के अधिनियम 1813 के द्वारा। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है ये गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो है नियुक्ति जो है किया गया था। तो ये चार्टर अधिनियम जो है 1833 के तहत, यानी कि हमारा बी सही है। ठीक है, देखिए नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है।
पिट्स का जो भारत अधिनियम है 1784 नियंत्रण परिषद के यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थापना किया गया। चार्टर एक्ट 1813 इंग्लिश मिशनरियों को जो है भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति किया गया था। ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो यहाँ पे जो है किस अधिनियम के तहत जो है भारत में जो शिक्षा प्रणाली किया गया, तो ये आपका ऑप्शन 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एंड इंस्ट्रक्शंस के द्वारा किया गया जो 1833 में हुआ था, या प्राच्यविद और आगलविद परिविवाद के द्वारा। तो ये आपका आंसर जो है 1 2 3 यानी कि तीनों सही है और ये आपका ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की जो प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, यानी कि उसको मतलब कि ज़्यादा ये दिया, ज़्यादा प्रोत्साहन किया। अब यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया इसमें। ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, यानी कि 1813 का जो अधिनियम था भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 जो है 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की जो है किया गया था। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे, और इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम के वेंडिस बेंटिक को जो है शासनकाल इतना, यानी कि 1828 से 1835 के शासनकाल में, यानी कि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को जो है स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में उस समय वो गवर्नर जनरल थे, और उसके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया, और अंग्रेजी भारत में जो अंग्रेजी उच्च शिक्षा को जो है माध्यम माना। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे। ठीक है, ट्रेविलियन थे। और यहाँ पे एच.टी. प्रिंसिप प्राच्य और ये ओरिएंटल शिक्षा के समर्थकों के जो है नेतृत्व किया गया। ठीक है। 5 क्वेश्चन ये है कि किस अधिनियम के द्वारा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को जो है छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था।
जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। ठीक है। छठा क्वेश्चन ये है कि चार्टर एक्ट जो है 1813 के संबंध में अगर बात किया जाए तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा अगर बात किया जाए तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ मिलकर जो व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया गया। या चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में अगर ये बात कह रहा है कि इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को जो है सुदृढ़ कर दिया गया, या भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इनमें से जो है फर्स्ट और सेकंड जो है वो मेरा कथन स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि चीन और चाय के जो व्यापार का जो एकाधिकार बना रहा, जो उसे हम समाप्त कर दिया गया था 1813 में। फिर क्या हुआ कि साथ ही इस एक्ट के माध्यम से, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी द्वारा जो है अधिकृत करके भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को जो है सुदृढ़ भी किया गया। 1813 के एक्ट से हालांकि कंपनी को तो आगे 20 वर्षों के लिए तो इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व को सौंपा गया, लेकिन यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। और इस प्रकार अगर बात किया जाए तो प्रश्नगत यानी कि कथन 1 हमारा कथन 1 सही है, यानी कि 1 2 सही है। और थर्ड वाला अगर बात किया जाए, कथन स्टेटमेंट थर्ड की बात किया जाए तो ये कथन इसलिए सही नहीं है क्योंककि भारत का जो राजस्व है वो 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। ठीक है। तो जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का ही गठन किया गया था। ठीक है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो यहाँ पे आंसर जो है चार्टर एक्ट जो है 1833 के द्वारा। तो हम 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 की धारा जो है में सबसे महत्वपूर्ण धारा हम 87 को मानते हैं। ठीक है, 87 है धारा। और इस 87 धारा में क्या हुआ था कि इसमें यही कहा गया था कि किसी भी भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा को जो है अपने धर्म और जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, जो कलर, इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। ठीक है, देखिए यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम में एक जो 87 धारा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। उसी धारा में यह कहा गया था कि कोई भी भारतीय या क्राउन की वंश देशज प्रजा को अपने धर्म, ठीक है, प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान और वंशानुक्रम और वर्ण, इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद या
सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। ठीक है, तो ये रहा आपका भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए, ये 7 क्वेश्चन हैं और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि लाइक डेट बीपीएससी या बिहार दरोगा या बीएसएससी, अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7 क्वेश्चन। ओके।